का गठन कर दिया गया है और वो टीम्स को सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि तुम्हारा सिर्फ ये काम है, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण तुमको अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक ग्रुप को टारगेट करना है। आप ये बोल रहे हो कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड यानी कि आत्महत्या कमिट करेगा, यानी कि आपने पूरा प्लॉट तैयार करके रखा हुआ है, पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है अर्नब गोस्वामी को उसी तरीके से खत्म करने का जैसे सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया था। और बाय द वे अर्नब गोस्वामी के साथ हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता खड़ी है। 130 करोड़ की जनता से अक्की की आत्महत्या करवाओगे क्या आप? पूरे देश को मरवाओगे क्या आप? हम जैसे लोग 130 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है, बिना झुके, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मैम, जिस तरीके से लगातार अर्नब गोस्वामी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी इनके स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा खुलासे कर रहे हैं, उससे अब पता लग गया है कि इनकी क्या नीति और किस तरीके की ये चाल षड्यंत्र रच रहे थे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि जो पहला स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस के वहाँ के आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो साफ शब्दों में ये बोलते हुए पाए गए कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप देखिए किस तरीके से घेराबंदी की जाती है अर्नब गोस्वामी की। अभी तो ये एक झूठा टीआरपी का केस लगाया, अभी ऐसे तमाम हज़ारों केस तैयार हैं, एक के बाद एक झूठे केसेस अर्नब पर लगाए जाएंगे, उनको फंसाया जाएगा। बाकायदा टीम बना दी गई है, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा है कि शरद पवार जी के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। सरकार, मुख्यमंत्री जी तो हैं ही हैं, शरद पवार जी भी ओवरसी कर रहे हैं इस सारे चीज़ को। टीम्स का गठन कर दिया गया है और वो टीम्स को सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि तुम्हारा सिर्फ ये काम है, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण तुमको अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक ग्रुप को टारगेट करना है, उनके पीछे पड़ जाना है, उन पे विभिन्न प्रकार के झूठे और गलत अनारगल आरोप लगाने हैं और उनको खत्म करना है। एक ही एम है इन लोगों का, और वो एम क्या है कि अर्नब को और उनकी जो ये मीडिया हाउस है जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा सच्चा पत्रकार जो अपनी मेहनत से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से एक मीडिया हाउस खड़ा किया है। 1000 से ऊपर लोग काम करते हैं, इतने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको आप बंद करने की कोशिश करवा रहे हो। आपने टीम्स का गठन कर दिया है। मैं इन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, काश जिस त्वरित गति से तुम लोगों ने टीम्स बनाई हैं, अर्नब गोस्वामी जो एक सच्चा राष्ट्रभक्त देशभक्त पत्रकार है उसके खिलाफ अगर उस तरीके से टीम का गठन कर दिया गया होता पालघर के केस में, उस प्रकार से टीम का गठन करने में आप लोग त्वरित गति दिखाते सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सैलियान के केस में, नारकोटिक्स का जो इलीगल काम हो रहा है उस केस में, वहां पर तो एक भी टीम नहीं बनाई गई, वहां पर तो एक व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। आनन फानन में आकर के झूठ बोल दिया गया, गलत चीजें बोल दी गई, और अब आप आकर के खड़े होकर के सामने टीम का गठन कर रहे हो। ये आप ही के लोग बोल रहे हैं। ये एक चीज थी, एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें सच्चाई बाहर निकल करके आई। दूसरी बहुत ही खतरनाक जो सच्चाई निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि किस प्रकार से पूरा सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पत्रकार जो सच्चाई बोल रहे हैं, आप मुझे बताओ अर्नब गोस्वामी की क्या गलती है? क्या कोई उन्होंने इलीगल काम किया है? क्या कोई उन्होंने देश विरोधी काम किया है? क्या कोई उन्होंने महाराष्ट्र विरोधी काम किया है? कुछ किया है गलत? नहीं किया है। क्या 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 गलती है उनकी? पालघर के संतों को जस्टिस दिलाना, जिनको आपने लिंच करके मरवाया, जिनकी इतनी निर्ममता से हत्या की गई वहाँ पर खाकी के प्रेजेंस में, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई, 74 वर्ष के पिता को दर दर भटकना पड़ा, उनको आप न्याय नहीं दिला रहे थे। दिशा सैलियान के केस में या नारकोटिक्स वाले केस में अगर आपको ये लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं, तो मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं, हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता ने ये किया है और हम करते रहेंगे, क्योंकि ये है सच्चाई की लड़ाई, कानून की लड़ाई, न्याय की लड़ाई। और आपके सामने हम बिल्कुल उस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे बापू ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। और आप लोग वो ब्रिटिशर्स बन गए हो जिन्होंने हिटलर शाही रूल इस देश के अंदर चला करके दमन किया था, भारत का दमन किया था, माँ भारती का, हमारे लोगों को शूली पर चढ़ाया था। वो रूप आज आप लोग दिखा रहे हो। मैं इनको बोलती हूँ फासिस्ट सरकार, और डे वन से बोल रही हूँ, फासिज्म इनके रगों में बसा हुआ है। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों उद्धव ठाकरे जी इतने ज्यादा उद्वेलित थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिसको 105 सीट्स मिली थी उनको तक दरकिनार कर दिया। इन्होंने जनता का जो मैंडेट था उसको डिसरेस्पेक्ट किया, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इनको मुख्यमंत्री बनना था। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से लेना देना है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने
अपने लिए पैसा और अपने लिए चीजें इकट्ठे करने से लेना देना है। मैम, आज जिस तरीके से नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इतना परेशान कर देंगे कि आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे, इतना दबाव बना देंगे, आपको क्या लगता है कि ये वही मोडस ऑफ ऑपरेंडी है जिससे सुशांत को भी शायद इसी तरीके से करा गया है? देखिए, जिन मंत्री महोदय की आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा नाम है। वो एक ऐसे रसूखदार मिनिस्टर हैं आज की डेट में महाराष्ट्र के सरकार के, और एनसीपी के इतने बड़े नेता हैं जो एक फ़ोन पर वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से कोई भी काम करवा देते हैं, कोई भी चीज़ रुकवा देते हैं, कोई भी निर्णय रुकवा देते हैं। वो अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो आप सोचिए कि कितनी खुराफात, और कितनी खुराफात भी नहीं बोलूंगी मैं, कितनी गंदगी इस सरकार के दिमाग में भरी हुई है। आप ये बोल रहे हो कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड यानी कि आत्महत्या कमिट करेगा, यानी कि आपने पूरा प्लॉट तैयार करके रखा हुआ है, पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है अर्नब गोस्वामी को उसी तरीके से खत्म करने का जैसे सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया था, मार करके आत्महत्या उसको बता दिया गया था। क्यों करेगा अर्नब गोस्वामी सुसाइड? इतने कमजोर नहीं है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने बहुत झेला है, बहुत देखा है। और बाय द वे, अर्नब गोस्वामी के साथ हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता खड़ी है। 130 करोड़ की जनता से क्या आत्महत्या करवाओगे क्या आप? पूरे देश को मरवाओगे क्या आप? ये कहने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, ये आप लोगों का तुगलकी फरमान यहाँ पर चलेगा नहीं। लेकिन आप सोचिए, मैं सल्यूट करती हूँ रिपब्लिक ग्रुप को, मिस्टर अर्नब गोस्वामी को, उनकी टीम को, उनके तमाम जितने भी लोग हैं टॉप टू बॉटम, चाहे वो कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे जो लोग काम करते हैं, उन सबको उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ। और उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को सच्ची पत्रकारिता, देशभक्त पत्रकारिता सीखनी है तो आप लोगों से सीखिए। आज इतना दबाव है उन पर, इतना प्रेशर है, उसके बावजूद वो बुलंदी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसका एक और कारण है, बुलंदी के साथ खड़े हैं क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, 130 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है, बिना झुके, बिना थके, बिना रुके, बिना टरे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इतनी बड़ी बात नवाब मलिक ने बोल दी, इतनी बड़ी बात कि वो आत्महत्या करेंगे। आप इनकी गंदगी दिमाग की देख रहे हो, इनका अहंकार देख रहे हो आप? ये आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की जनता, अब आपको लग रहा है कि क्या ये लोग, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, क्या ये शासन करने के लायक है? क्या ये इस देश में कहीं पर भी गवर्न करने के लायक हैं? क्या ये राजनेता कहलाने के लायक हैं? क्या ये गद्दी पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के लायक हैं? और क्या ये इस लायक हैं कि इन पर हिंदुस्तान की जनता कहीं पर भी भरोसा करे? क्या ये इस लायक हैं कि इनके साथ कोई भी अलायंस पार्टनर इनका बने, गठबंधन में इनके साथ सरकार बनाए? मैं हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है, और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगना चाहिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है, और मैं बार बार ये निवेदन कर रही हूँ, ये इस लायक ही नहीं है। क्या किस तरीके की हरकतें वहां पर दिन रात हो रही हैं? मैम, आपको क्या लगता है कि जो ये पूरी तैयारी है, ये जो बात चल रही है, चेहरा उद्धव का, तैयारी जो कर रहे हैं वो शरद पवार, लेकिन मास्टरमाइंड क्या लगता है कि दिल्ली में बैठी है? देखिए, ऐसा है कि ये सारे जो हैं, इनको मैं बोलती हूँ तीन तिकड़ी झोल झपाटे की सरकार, जिस सरकार को बनना ही नहीं था, जिस सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन लोगों ने तो सोचा भी नहीं था इनकी सरकार बन जाएगी। उद्धव ठाकरे जी की महत्वाकांक्षा अगर मुख्यमंत्री बनने की नहीं होती तो क्या आज ये सरकार वहां पर होती? ना ये सरकार होती, ना सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती, ना दिशा की मृत्यु होती, ना ये सारे तमाशे होते। कोई तमाशा नहीं होता। जिस प्रकार से महाराष्ट्र चल रहा था शांति से, वैसे ही चल रहा होता। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण इन्होंने ये सारी चीजें करी, और उसके बाद दमनकारी नीतियों पर ये उठ करके वहां पर आ गए हैं। अब जहां तक ये वाली बात है कि ये किसका दिमाग चल रहा है, किसका दिमाग है, क्या है, ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये एक से बढ़कर एक हैं। इनके लिए ये डायनेस्टी का प्रोडक्ट है। कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी में कॉर्निश बजाई जाती है दो परिवारों की। पहले तो केवल गांधी परिवार था, अब वाड्रा परिवार भी है। दोनों को सलाम करो तो तुम पार्टी में रहो, नहीं तो बाहर का रास्ता। कोई आइडियोलॉजी वाली पार्टी तो ये है नहीं, इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। शिवसेना के अंदर जब तक परम श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी थे, तब तक उस पार्टी की आइडियोलॉजी थी, तब तक उस पार्टी वो हिंदुत्व वाली पार्टी थी। वो पार्टी जो थी मराठी मनुष्य के प्राइड की पार्टी थी, महाराष्ट्र की के लिए काम करने वाली, महाराष्ट्र के लिए जीने मरने वाली, हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाली पार्टी थी। सच्चाई, अच्छाई, कानून, संविधान और विधान के साथ खड़ी होने वाली पार्टी थी। लेकिन आज वो डायनेस्टी का दूसरा रूप बन गई है, दूसरा रूप बन गई है। पिताजी को मुख्यमंत्री बनना है और तुरंत बेटे को मिनिस्टर बनाना है। ये आप क्या देख रहे हैं? डायनेस्टी है ना ये। और उसके बाद लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए ऐसे बात कैसे कर दी, मुख्यमंत्री जी हैं वो। अरे हमने कब मना किया भाई? मुख्यमंत्री जी हैं, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय मुख्यमंत्री जी हैं वो। उद्धव ठाकरे जी हैं।
हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान की और महाराष्ट्र की जनता आपके लिए आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय नहीं है? क्या हिंदुस्तान के संविधान की का कोई सम्मान नहीं है? कानून का कोई सम्मान नहीं है? न्यायपालिका का कोई सम्मान नहीं है? सच्चाई की आपके नजरों में कोई कीमत नहीं है? और इन सब चीजों को छोड़िए, आपके स्वयं के पिताजी, दादाजी, परम श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के मूल्यों का कोई सम्मान नहीं है, उनके जीवन का कोई सम्मान नहीं है, उनके आज आत्मा ऊपर से क्या देख करके बोल रही हो, इन चीजों का सम्मान नहीं है। आप पीछे पड़ जाते हो एक पत्रकार के, एक सच्चे पत्रकार के, एक देशभक्त पत्रकार के। क्यों? क्योंकि आपको अपनी घिनौनी गंदी राजनीति करनी है। और आज आप लोग बेनकाब हो रहे हो, एक के बाद एक, उसके बाद आप सम्मन पे सम्मन भेज रहे हो रिपब्लिक को। ये दबाव बनाने की, भय क्रिएट करने की, डर क्रिएट करने की कोशिश है और रिपब्लिक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। ये इस तरीके का, जिस तरीके से आज निरंजन और 4 लोगों को आज बुलाया है क्राइम ब्रांच में, 4 उनके एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है, समन किया गया है। एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इतना डरा दो कि लोगों को ये डर लगने लग जाए कि रिपब्लिक में काम कैसे करेंगे, रिपब्लिक में रहेंगे तो हमारे साथ ये गलत होगा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि रिपब्लिक भारत के अंदर या रिपब्लिक ग्रुप के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके हौसले भी अर्नब गोस्वामी जैसे बुलंद हैं। और ये लोग भूल रहे हैं कि उनके साथ 130 करोड़ की जनता खड़ी है। अब मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं ना, रिपब्लिक की एम्प्लॉय नहीं हूं, लेकिन मैं दिन में 5 से 6 घंटा रिपब्लिक भारत के लिए बोलती हूं, क्योंकि मैं मां भारती की चिंता करती हूं, क्योंकि मैं देश की जनता की चिंता करती हूं, क्योंकि मैं सच्चाई, विधान, संविधान और कानून के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि सच्ची पत्रकारिता हिंदुस्तान में जीवित रहे, जिंदा रहे, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि मैं हिंदुस्तान की एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हूं। अगर हम जैसे लोग आज चुप बैठ गए तो लानत होगी हम पर, धिक्कार होगा हम पर, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और आज की जो जनता है ना, वो बहुत जागरूक है। इनके चेहरों से ये नकाब हट गए, जैसे बॉलीवुड वालों के चेहरे से नकाब हट गए, वैसे शिव सैनिक, एनसीपी, इन सब के, कांग्रेस तो मैं गिनती नहीं हूँ। कांग्रेस भी कोई पार्टी रह गई है? ये तो एक परिवार की 10 जनपद की पार्टी रह गई है, इनको तो छोड़ो तुम। लेकिन शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, इनकी भी सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है, ये कहीं के नहीं है। और मैं आपको बोल रही हूं, इसके बाद आप चुनाव लड़के दिखा दीजिए महाराष्ट्र में, अगर आप जीत गए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और मैं ये निवेदन करना चाहती हूं हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से विद फोल्डेड हैंड्स कि उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उनकी जीवन को, उनकी जान को वाकई खतरा है। पूरे रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक ग्रुप में, आई एम सॉरी, जो लोग काम कर रहे हैं उनको खतरा है। एक एक के जीवन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज अगर हम इस फासिस्ट सरकार से लड़ करके उनके सामने खड़े होकर के उनको ये ना सिखा पाए कि कानून से ऊपर और देश से ऊपर और सच्चाई से ऊपर कोई नहीं है ना, तो इस प्रकार के जो ये कुछ लोग हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह गैंग वाले, ये उसके बाद इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि ये जाकर के पाकिस्तान और चीन को, हमको दोबारा से बेचना शुरू कर देंगे, हमारी बोली लगानी शुरू कर देंगे, जैसे 2008 में राहुल गांधी ने हमको बेच दिया था चीन के साथ एक अग्रीमेंट के तहत, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ।